गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है, वेलकम है माय यूट्यूब चैनल आरबीसी फिजिक्स बाय सुरेश सर। आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। आज मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है वो समझाने की कोशिश नहीं करूँगा। आज हम लोग केवल इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स और किस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर सकता है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमें मैग्नेटिक फ्लक्स को फोकस करना है। इस चैप्टर की छोटी सी क्वालिटी मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर समझने में बहुत प्यारा है, बहुत इजीली समझ में आएगा, बट एक कंडीशन है कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी कंसेप्ट आपको बताए जाते हैं, मान लीजिए आज के लेक्चर में मैंने कुछ समझाया, कुछ कंसेप्ट आपका बना, तो कंसेप्ट आगे के जितने भी लेक्चर आप चैप्टर के पढ़ोगे उन सब में अप्लाई होगा। तो आगे के वो सारे लेक्चर आपको तब समझ में आएंगे जब आज का कंसेप्ट आपके दिमाग में रहेगा। तो साथ ही साथ इस चैप्टर को माइंड में फिट करके भी रखें, तभी आप आगे की जो बातें मैं समझाऊंगा उनको आप इंटरलिंक कर पाएंगे। क्योंकि हर बार तो ऐसा नहीं हो पाएगा कि मैं कुछ समझा रहा हूँ, कुछ पुरानी चीज़ आ गई तो उसको फिर से मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि मैं उसको डायरेक्ट वहाँ पे पिक करने वाला हूँ। साथ ही आज जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके बेसिस पे आपको एग्जांपल 9.1 और 9.2 सोल्व करने हैं, जो कि ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे क्या है बेटा अपलोडेड है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस तो ये करना कि जो मैंने पढ़ाया उसके बेसिस पे खुद से ट्राई करना। जब खुद से ना हो, कहीं अटक जाओ, तो फिर चैनल पे आना, दोनों एग्जाम्पल को वहाँ के सोल्व करना। साथ ही इस टॉपिक के जो PDF नोट्स हैं वो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान दें बेटा, हमें पढ़ना क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे ही दिमाग में फ्लक्स आता है तो कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ चमकता है, लिंक करता है कि ये फ्लक्स जैसी चीज हमने पहले भी सुन रखी है, बहुत सुनी है हमने। ये फ्लक्स हमने सुना है बेटा चैप्टर नंबर 2 के अंदर। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ आपके पास। तो वहां पे हम फ्लक्स को स्टडी करते हैं। जिस तरीके से वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, सिमिलरली यहाँ पे कौन होगा बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अब थोड़ा सा मैं रिकैप करा देता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। हमने बोला था कि आपके पास कोई क्लोज सरफेस हो, कंडीशन क्या थी बेटा, क्लोज सरफेस। इस क्लोज सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी बेटा, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस क्लोज सरफेस से नॉर्मली पास होगी। कैसे पास होनी चाहिए, नॉर्मली। पास होने से मतलब नहीं है, नॉर्मली पास होना है। नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर पास होनी चाहिए इस सरफेस के। जैसे मान लो ये मेरा हाथ एक सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास होगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस के साथ कैसा एंगल फॉर्म करती है बेटा, परपेंडिकुलर। तो जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से नॉर्मली पास होती है, that is called electric flux, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहे थे। और phi इक्वल टू हमने कितना लिखा था बेटा, EA cos थीटा। सिमिलरली यहाँ क्या बोलेंगे, मान लीजिए बेटा ये कोई सरफेस है, ये क्या है बेटा, कोई सरफेस है, ठीक है। ये सरफेस ऐसा है बेटा, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अरे एरिया वेक्टर भूल गए दिमाग से कैसे भूल जाओगे, खुद भूल जाओगे। एरिया वेक्टर भूल गए क्या, आई होप नहीं भूलेंगे, बहुत आसान था समझना। व्हाट इज द एरिया वेक्टर, किसी भी एरिया का परपेंडिकुलर आउटवर्ड कंपोनेंट क्या बोला जाता है बेटा, एरिया वेक्टर। तो अगर ये इस तरीके से मेरा हाथ एक एरिया है, तो इसका परपेंडिकुलर आउटवर्ड कंपोनेंट आपके पास बोला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दें, आपके पास हमने बोला ये सरफेस है और ये इसका क्या बनेगा, एरिया वेक्टर। इसमें अंदर कुछ एंगल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। कितनी फील्ड लाइंस बेटा, B। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया वेक्टर के साथ कुछ एंगल फॉर्म करती है, कितना, थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड का ये कंपोनेंट कितना देखोगे बेटा, B cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, B sin थीटा। मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे तो मैग्नेटिक फील्ड के उस कंपोनेंट से मतलब है जो इस सरफेस के साथ परपेंडिकुलर हो। तो ये सरफेस और ये आपके पास है, तो इस तरीके से जा रहा था, देखो ये सरफेस है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जा रही थी। अब इसका ये कंपोनेंट क्या आया, B cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, B sin थीटा।
मुझे तो वो चाहिए जो इसके परपेंडिकुलर हो सरफेस के। सरफेस के परपेंडिकुलर कौन होगा बेटा, b cos थीटा। ये b cos थीटा लेंगे और कौन लेंगे बेटा, इसका एरिया। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख रहे थे phi इक्वल टू E a cos थीटा, यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, देखो एरिया यहाँ भी था, यहाँ भी है, एंगल यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ कौन आ गया, मैग्नेटिक फील्ड। केवल एक छोटा सा वर्ड चेंज करना है डेफिनेशन में और फॉर्मूले के अंदर, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। तो बताइए फ्लक्स phi इक्वल टू कितना बन जाएगा, b a cos थीटा। भाई E की जगह b लिख दिया, तो ये हमारे फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया। डेफिनेशन क्या दोगे, द नंबर ऑफ magnetic field lines passing normally from a closed surface is called magnetic flux। इस सरफेस से जितनी फील्ड लाइंस नॉर्मली पास करेगी उसको क्या बोलेंगे बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स। डेफिनेशन में लिख देता हूं, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली from the closed surface is called magnetic flux। magnetic flux, ठीक है। हमें phi इक्वल कितना मिल गया बेटा, d a cos थीटा। हमेशा याद रखो थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। बच्चा जब क्वेश्चन करता है तो इसी थीटा को कंसीडर करने में बेटा गलती करता है। थीटा क्या लिखना बेटा, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, फोकस करो मैग्नेटिक फील्ड के साथ नहीं, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, एंड एरिया वेक्टर, एरिया के साथ नहीं, एरिया वेक्टर के साथ जो बनने वाला एंगल है उसको क्या बोलेंगे बेटा, एंगल ऑफ थीटा। अब इसके डिफरेंट केसेस पार्ट पढ़ते हैं बेटा हम लोग। तो phi को हमने क्या पढ़ लिया बेटा, b a cos थीटा। कंडीशन हो, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लो, इन वेक्टर फॉर्म। देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। दो वेक्टर क्वांटिटी में कौन आ रहा है, cos थीटा। तो जब cos थीटा रिमूव करेंगे तो यहाँ क्या आएगा बेटा, डॉट। तो वेक्टर फॉर्म में लिखोगे phi इक्वल टू कितना बेटा, b वेक्टर डॉट a वेक्टर। आपको पता है डॉट रिमूव करेंगे तो b का मैग्नीट्यूड b, a का मैग्नीट्यूड a और डॉट की जगह क्या लिख दिया जाएगा बेटा, cos थीटा। क्या मैंने इस फॉर्मूले में फ्लक्स के ऊपर वेक्टर लगाया क्या, नहीं, क्योंकि जो फ्लक्स है वो कैसी क्वांटिटी है बेटा, एक स्केलर। हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज phi, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी आपके पास है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखो एक फॉर्मूला ये बन गया आपके पास, if B passing through a small area dA, then magnetic flux is d phi। अगर मैं बोलूं कि B मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्मॉल एरिया से पास करेगा तो उसकी वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो भी तो बहुत स्मॉल होगा। तो उस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो phi की जगह क्या रख देंगे बेटा, d phi। B वेक्टर की जगह B वेक्टर है, बट एरिया कैसा हो गया बेटा, स्मॉल, दैट इज dA वेक्टर। इसका मतलब बहुत स्मॉल एरिया से अगर B मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करे तो फ्लक्स कितना प्रोड्यूस होता है, d phi आपके पास। देन मुझे कंप्लीट चाहिए तो बहुत सा क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। एरिया कैसा होता है बेटा, क्लोज, इसलिए हम करेंगे बेटा क्लोज इंटीग्रेशन। अब बताओ 1d5 का इंटीग्रेशन कितना होता है, 5। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ b वेक्टर डॉट da वेक्टर। तो आपने फ्लक्स के टोटल कितने फॉर्मूला पढ़ लिए बेटा, 3 फॉर्मूला। एग्जांपल नंबर 9.1 में भी इस वाले से सोल्व होगा, जिसमें दो वेक्टर दे रखा होगा, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट आपको करना है। एग्जांपल नंबर 2 9.2 वो इस फॉर्मूले से सोल्व हो जाएगा, phi इक्वल टू ba cos थीटा। वहां पे थीटा की कहानी थोड़ी अलग है, कैसे डिटरमाइन करते हैं, और बाद में जब हम लोग डेरिवेशंस करेंगे तो वहां पे फ्लक्स का फॉर्मूला क्या लगाएंगे बेटा, क्लोज इंटीग्रेशन b वेक्टर डॉट da वेक्टर आपके पास। तो ये तो हमने फ्लक्स के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं बेटा इसके यूनिट्स के बारे में। यूनिट क्या बनेगा सर, phi इक्वल टू होता है ba cos थीटा।
अगर मैं इसके एसआई यूनिट की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, और cos थीटा कैसी क्वांटिटी होती है? यूनिटलेस। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉग फंक्शन, एक्सपेंशन फंक्शन, इनके कोई यूनिट नहीं होते आपके पास। तो यूनिट क्या बना बेटा? टेस्ला मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे सिस्टम के अंदर और क्या बोलते हैं बेटा? वेबर। वेबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? डब्ल्यू बी से। ये तो इसका ऐसा यूनिट हो गया। अगर मैं सीजीएस की बात करूं तो टेस्ला को क्या लिखना पड़ेगा बेटा? गाउस। मीटर स्क्वायर को क्या लिखना पड़ेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो सीजीएस में इसका फर्स्ट यूनिट है। सीजीएस में सेकंड यूनिट, जैसे यहाँ वेबर है, यहाँ क्या चलता है बेटा? मैक्सवेल। क्या चलता है? मैक्सवेल। अब हमें क्या करना है? एसआई और सीजीएस यूनिट के बीच में रिलेशनशिप बनाना है। जैसे आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। तो मीटर क्या है? एसआई यूनिट। सेंटीमीटर क्या है? सीजीएस यूनिट। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। एसआई और सीजीएस के बीच का क्या आ गया बेटा? रिलेशनशिप आपके पास आ गया। ऐसे ही हमें ये पता करना है कि कितने वेबर कितने मैक्सवेल के बराबर होता है। तो वो कैसे पता करेंगे? ध्यान दो, अगर मैं लिखता हूं, ये नोट में लिख लेना, बाकी आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। नोट है कि 1 वेबर इक्वल टू, मुझे क्या चाहिए? 1 वेबर। 1 वेबर क्या होगा? 1 टेस्ला 1 मीटर स्क्वायर। 1 टेस्ला 1 मीटर स्क्वायर। 1 वेबर तो एज इट इज। अब टेस्ला कितना होता है? सबको पता होगा कि 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 10⁴ गाउस। डेट में टेस्ला जो है वो ऐसा यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का, और गाउस जो है वो सीजीएस यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का। इसी तरीके से 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टेस्ला को मैं कहां कन्वर्ट कर दूंगा बेटा? आपके पास गाउस के अंदर। 1 टेस्ला की जगह 10⁴ गाउस, और 1 मीटर स्क्वायर की जगह 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। देन 1 वेबर इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 10⁸ गाउस सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको पता है गाउस सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बेटा? मैक्सवेल। तो 1 वेबर इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल आपके पास हो गया। ठीक है, तो ये हमें रिलेशनशिप पता लग गया कि ऐसे सिस्टम में फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, सीजीएस में फ्लक्स का यूनिट होता है मैक्सवेल, और 1 वेबर कितने मैक्सवेल के बराबर होगा बेटा? 10⁸ के। अब कुछ कंडीशन होती है, कंडीशनल की बात करते हैं। कंडीशन है इफ थीटा इक्वल टू कितना ले ले बेटा? 0 डिग्री। देखो cos 0, थीटा की जगह क्या ले रहा हूं मैं? 0। cos 0 कितना होता है? 1। अगर ये 1 हो गया तो फ्लक्स कितना बचेगा बेटा? BA। फाई इक्वल टू BA, और ये कैसा है बेटा? मैक्सिमम। कंडीशन नंबर सेकंड, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड। इफ थीटा इक्वल टू कितना ले लिया जाए बेटा? 90। थीटा 90 लोगे, cos 90 कितना होता है? 0। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी बेटा? 0। देन फ्लक्स होगा मिनिमम कितना? 0। इफ थीटा इक्वल टू कितना ले लिया जाए? 180। cos 180, cos 180 होता है -1। -1 को BA से मल्टीप्लाई करोगे तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? -BA। माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में। कौन से में बेटा? अपोजिट। लेकिन ये भी कैसा है बेटा? मैक्सिमम आपके पास। अब इन तीनों केस को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, किस तरीके से ये केस बने हुए हैं आपके पास। तो ध्यान देना कि ये 3 केस कैसे काम करेंगे। ऐसा करो, एक ले लो नॉर्थ पोल, दूसरा ले लो साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होगी क्या? इमेजिन करना डेट इज माई नॉर्थ पोल और डेट इज माई साउथ पोल आपके पास। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही है, और ये मान लेते हैं कोई सरफेस है आपके पास। ये इसका आउटर सरफेस है, जो येलो पार्ट आपके पास है, तो ये सरफेस है। ये इस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रखा हुआ है, मतलब ये कुछ इस तरीके से आपके पास। ठीक है, तो बताओ क्या मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको परपेंडिकुलर पास करेगी क्या? यस, ऑब्वियसली बात है, जितने भी फील्ड लाइंस है वो इसके क्या हो गए बेटा? परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इस ओर। ये इसका सरफेस है, तो एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर। तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उधर ही एरिया वेक्टर है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर ही है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। और
और हम देख रहे हैं प्रैक्टिकली कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास ओवर कर रही है। इसका मतलब जब थीटा, भाई जब दोनों सेम डायरेक्शन में थीटा कितना होगा 0, थीटा 0 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम होगी, कितनी होगी बी ए। अब क्या करते हैं, इस शीट को 180 डिग्री शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अभी भी मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करेगी परपेंडिकुलर। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इस ओर, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा इधर। देखो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है और एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा, दोनों के बीच में एंगल कितना फॉर्म हो जाएगा बेटा 180 डिग्री। तो हमने बोला कि जब थीटा 180 होगा तब भी फ्लक्स मैक्सिमम होगा, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगी अपोजिट, इसे साइन क्या आ जाएगा बेटा माइनस। अब ये केस देखो, थीटा इक्वल कितना 90, सही, ये नॉर्थ ये साउथ और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जा रही है आपके पास और मैंने सरफेस ऐसे रखी है। अब बताओ क्या कोई भी फील्ड लाइंस इसको परपेंडिकुलर पास करेगी क्या, नहीं। परपेंडिकुलर का मतलब है ऐसे क्रॉस करना। सर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसे है, तो ऐसे तो एक भी क्रॉस नहीं कर सकता आपके पास। तो हमने बोला कि फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। फ्लक्स होता क्या है, परपेंडिकुलर जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करती है उसको फ्लक्स बोलते हैं हम लोग। तो सर एरिया वेक्टर इधर होगा, एरिया वेक्टर इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया के बीच में कितना एंगल बन जाएगा 90 बनेगा। उस कंडीशन में इस पे कितनी फ्लक्स पास होगा बेटा 0। तो थीटा इक्वल टू 90 तो फ्लक्स कितना आता है बेटा 0। आई होप लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ में आया तो वीडियो में लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल पे अभी न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।